हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह और मैं प्रेरणा मिश्रा आपका स्वागत करते हैं कोरोना और हम लोग में, जो एक संयुक्त प्रयास है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसे हम पिछले करीब 1.5 महीने से मिल रहे हैं और प्रत्येक दिन एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय है हिंदी सिनेमा में नायक की संकल्पना, जिसमें हमारे पहले वार्ताकार हैं रेल राजभाषा बोर्ड से सेवानिवृत्त डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, जो हिंदी फिल्मी गीतों के माध्यम से देश विदेश में हिंदी सिखाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे अगले मेहमान हैं मुंबई के चर्चित फिल्म समीक्षक, निर्माता, निर्देशक और लेखक रवि बुले जी। आपकी एक फिल्म आखेट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। आपके 2 कहानी संग्रह आईने, सपने और वसंत सेना तथा यूं ना होता तो क्या होता और एक उपन्यास दलाल की दीदी प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे अगले वार्ताकार हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर गगन गेरा जी, जिनकी विशेषज्ञता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म निर्माण में है। आप ऑल इंडिया रेडियो के साथ हिंदी न्यूज रूम के एडिटर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे अगले वार्ताकार हैं दिल्ली रंगमंच में लंबे शतक लेखन, निर्देशन और रहे विष्णु शंकर जी, उपाध्याय, जिनकी ये एक फिल्म फौजी कॉलिंग 12 मार्च 2021 को रिलीज हुई और अब आप अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। हम हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका और सूत्रधार हमारी गुरु और मेंटर डॉक्टर स्मिता मिश्रा। नमस्कार। और सबका परिचय हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे सह संयोजकों ने दे दिया है और हमारे जैसा बताया कि 1.5 महीने से लगभग एक तरफ दिल्ली में, देश में लॉकडाउन की तीव्रता थी। उस तीव्रता को काटने के लिए हमने एक ये समानांतर रूप से प्लेटफॉर्म बनाया और दिमाग में ऊर्जा बनी रहे, उम्मीद बनी रहे, आशा बनी रहे, इसके लिए हम रोजाना 1 घंटे के लिए मिलते हैं और इसी सिलसिले में कुछ ऐसे विषयों को हम बार बार छूते हैं। जैसे शनिवार का दिन, जैसे मैं कहती हूँ कि वैसे बॉक्स ऑफिस शुक्रवार का दिन होता है, लेकिन हम शनिवार का दिन सिनेमा की बातचीत के लिए रखते हैं और डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, जो ग्लोबली वैश्विक रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को बड़े इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वे बराबर नए नए विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं और जिसमें हमारे अन्य वार्ताकार के साथ जुड़ते हैं। तो आज हिंदी सिनेमा में नायक की जो अवधारणा है उस पर बात होगी और मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है हिंदी नायक, जो हमारे हिंदी संस्कृत काव्य शास्त्रों में नायक के बहुत सारी परिभाषाएं और नायक के वर्गीकरण किए गए। धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, ये 4 तरह के मुख्य नायकों के बारे में बात की गई। यानी जो भी स्मृति रची जाएगी, साहित्य रचा जाएगा, उसके जो नायक होंगे, नायक यानी जो भी घटना, क्रिया, व्यापार है, उसका जो मुख्य करने वाला और अंत में जो परिणाम जिसको मिलेगा, परिणाम का फल जिसको मिलेगा, वो एक नायक की एक परिभाषाओं के तौर पे इसको देखते गए। हमारे हिंदी साहित्य में रीतिकाल नायक और नायिकाओं के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। सिनेमा भी इससे अछूता नहीं है। सिनेमा ने, क्योंकि हमारे हिंदी सिनेमा पर पारसी थिएटर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा प्रारंभिक सिनेमा में, आज भी है, तो उसका जो जितना भी प्रभाव है, वो प्रभाव उसके ऊपर रहा। तो इस पर और बातचीत के लिए हमारे विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे। तो मैं इस पर और ज्यादा बात ना करते हुए मैं आदरणीय गुरुवार विजय कुमार मल्होत्रा सर से कहूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें।
अभी स्मिता ने संस्कृत नाट्यशास्त्र की चर्चा की थी। तो संस्कृत के नाटकों में नायकों के जो भेद हैं 4 प्रकार के हैं: धीरोदात्त, धीर ललित और धीर श्याम। एक नाटक है उत्तर रामचरित, जिसकी रचना भवभूति ने की थी, और उसमें धीरोदात्त नायक के रूप में राम की परिकल्पना है। उसकी परिभाषा में है कि आत्मप्रशंसा न करने वाला, क्षमाशील, गंभीर, सुख दुख से प्रभावित न होने वाला, सिद्ध प्रज्ञ, स्वाभिमानी और अपने कथन पर दृढ़ रहने वाला धीरोदात्त नायक है। ये धीरोदात्त नायक का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। इसको धीरोदात्त एक नाटक है भट्ट नारायण का वीणी संहार। ये वो समय है जिस समय दुशासन द्रौपदी के खुले हुए केश पकड़ के बलपूर्वक घसीटता हुआ जूझ सभा में लाता है। तभी द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को भिगोए ही नहीं, तब तक अपने बाल ऐसे ही बिखरे हुए रखेगी। इस नाटक के अंत में भीम दुशासन का वध करके उसका रक्त द्रौपदी के खुले केश में लगाते हैं और चोटी का गुम्फन करते हैं। तो ये हुआ धीरोदात्त नाटक। तीसरा है धीर ललित नाटक। इसके बाद थोड़े से ही नाटक हैं, लेकिन रत्नावली नाम की एक नाटिका है जिसका उदयन एक पात्र है, वो धीर ललित नाटक है। उस नायक की विशेषता है कि बड़ा सदा बना ठाना रहता है और प्रसन्न चित्त है। चौथा नाटक है धीर प्रशांत नायक। इसमें फिल्में भी बनी है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि जो मृच्छकटिक बहुत प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत का, जिसे शूद्रक ने लिखा है, उसकी परिभाषा है कि नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त अति गंभीर शांत चित्त वाले नायक को धीर प्रशांत कहते हैं। इस पर 1984 में एक फिल्म बनी थी जिसका निर्देशन किया था गिरीश कर्नाड ने। अभी हाल ही में उनकी एनिवर्सरी भी मनाई गई थी, और उत्सव फिल्म बनी थी। उत्सव फिल्म के शशि कपूर नायक थे, रेखा नायिका थी, और धीर ललित नायक के रूप में चारुदत्त की भूमिका का निर्वाह किया था शेखर सुमन ने। ये बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध फिल्म रही। अब थोड़ा फिल्मों पर आ गए। सबसे पहली फिल्म जो मूक फिल्म है 1913 में, उसका जो हीरो है वो है राजा हरिश्चंद्र। हम जानते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, यहाँ तो एक मुहावरा भी है कि क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हो। उन पर 1913 में दादा साहब फाल्के ने इसका निर्देशन किया था और निर्माण किया था, और ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म, और इसके नायक थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। गांधी जी ने जब ये नाटक देखा था तब इससे बहुत प्रभावित हुए। इस फिल्म के बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने देखी या नहीं देखी। अब मैं राज कपूर की बात करता हूं। अब देखिए किस तरह के नायक का रूप कैसे बदलता है संकल्प पर। आम आदमी को नायक बनाने वाले राज कपूर। पहली जो फिल्म जो मैंने, हालांकि मैं उस कालक्रम से नहीं बता रहा, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभाव शुरू में किया 1956 की फिल्म है जागते रहो। एक मासूम व्यक्ति, प्यास लग रही है, पानी की तलाश में हो जाता है और किस तरह के अनुभवों से गुजरता है, ये अपने आप में इस फिल्म में बहुत अच्छे ढंग दिखाया गया है। 1951 की फिल्म है आवारा। मैं विदेशों में बहुत रहा और इसका जो गाना है आवारा हूं, गर्दिश में हूं, आसमान का, ये बहुत गाया जाता है, खासतौर पर चीन में और रशिया में, तमाम जगहों पर। 1951 में फिल्म बनी थी। राज कपूर की फिल्म बहुत अहम साबित हुई कि कैरियर की दृष्टि से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनी मिली थी, और ये फिल्म एक तरह से आज भी उतनी रेलेवेंट है। इसके बाद श्री 420 हर दृष्टि से, रोचकता की दृष्टि से, कंटेंट की दृष्टि से, और जिस तरह के नायक की परिकल्पना है इसके अंदर, आप नायक कल्पना कर लीजिए आपके मन में जो भी है। इसमें धोखा, बेईमानी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन राज कपूर ने किया। इस फिल्म के निर्माता भी राज कपूर ही थे। फिल्म में मुख्य भूमिका में राज कपूर, नरगिस और नादिरा थे। यह फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, और फिल्म का गाना जिसका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं, मेरा जूता है जापानी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो थीम है, इसको लेकर विदेशों में मैंने इस गाने के आधार पर ही बहुत से कार्यक्रम किए हैं, और राज कपूर का किरदार काफी हद तक चार्ली चैपलिन से इसमें प्रभावित है। एक गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। ये गाना तो मुझे लगता है कि अमर गीत बन गया प्रेमियों के लिए।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नायक आप देखिए, मैं बार बार चाहूंगा कि आप नायक की परिकल्पना अपने मन में रखें कि नायक किस तरह का नायक है। अनाड़ी फिल्म, आपको पता है मेरा जो कॉलर ट्यून जब से शुरू हुआ है तब से अब तक एक ही है, और गाना है सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। तो अब इसमें शायद गलत टाइप हो गया, न सीखी होना चाहिए। तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी अनाड़ी, 1959 में बनी थी। राज कपूर नूतन की मुख्य भूमिका थी इसमें, और इसने भी एक अनाड़ी के रूप में एक नायक की परिकल्पना की। फिर राज कपूर की 1970 की फिल्म है मेरा नाम छोटा। अब देखिए ये फिल्म 3 भागों में, यानी 2 इंटरवल भी होते हैं इस फिल्म के अंदर। और असल में जो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि रूसी कवि पुष्किन हुए, उनकी कविता पर आधारित जो 3 चरण हैं जीवन के, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, लेकिन इसको लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। और फिल्म के तीनों, बचपन का दृश्य भी आप देख रहे हैं ऋषि कपूर ने निभाया था, और फिर जवानी और बुढ़ापा, तीनों इसके अंदर प्रदर्शित किए गए। उसके बाद 1957 की फिल्म जिस पर हमने चर्चा पहले दौर में हमने चर्चा की थी, नया दौर, 1957 की फिल्म है, दिलीप कुमार और वैजयंती माला। मैं बार बार ये कहता हूं, उस जमाने में श्रमदान का न केवल महत्व था, श्रमदान एक आदर्श के रूप में था। हर छोटी मोटी गली में छोटी मोटी लोग अपने आप श्रमदान करके छोटी मोटी सड़कें काम किया करते थे। और नया दौर में हमने उस दिन जो गाना भी बजाया था कि देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, तो इस फिल्म में बहुत अच्छा एक आदर्श 1957 में नया दौर के माध्यम से, एक 2 आंखें 12 हाथ, 1957 की फिल्म है, और चूंकि सच्ची कहानी पर आधारित है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके हर गाने, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो तेरे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, आज भी प्रार्थनाओं में, स्कूलों में गाया जाता है। और सुधारवादी जेलर और उसके कैदियों ने बंजर जमीन पर खेती का प्रयास किया, और एक गाना फिर देखो उसमें, जब बादल की मेहनत पर अपना आशीष बरसाने लगते हैं, तो फिर गाना आता है, उमड़ घुमड़ कर आई रे बेटा। बहुत सचमुच ऐसा लगता है कि प्रकृति नृत्य कर रही है। वसंत देसाई की धुन पर संध्या ने जो उसमें एक गीत गाया है, जो मैं समझता हूँ लोरी के लिए से बहुत अच्छा गीत हो गया, मैं गाऊं तू चुप हो जा, मैं जागूं तू सो जा। ये लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में इसके मर्मस्पर्शी बना दिया। हम देखें इसके जो नायक हैं अपने आप में ही प्रतीक हैं कि किस तरह से समाज को एक दिशा देने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आता है अमिताभ बच्चन का दौर, एंग्री यंग मैन का। लगभग 8-10 फिल्में इन्होंने एक साथ सीरीज में बनाई, और एक के बाद एक खास जंजीर से सिलसिला शुरू हुआ 1973 से। अब आप एक फिल्म जिसका डायलॉग ही सारी दुनिया में मशहूर हो गया, 1975 की दीवार है। जब वो कहते हैं कि आज मेरे पास बिल्डर्स हैं, अमिताभ बच्चन कहते हैं बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, वो क्या है मेरे पास काम है। ये सारी दुनिया में मैंने देखा कि लोग इस डायलॉग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर वो माँ ही सबसे अधिक मिस करते हैं। तो अपने आप में एक नया आदर्श इसके माध्यम से था। 1978 में डॉन, एक इसका डायलॉग मैं ढूंढ रहा था, इतने फिल्मों, इतनी देशों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, ये भी इसी का था। ये पहली डॉन है, शाहरुख खान ने नंबर 2 डॉन बनाई, और इसका सबसे प्रसिद्ध गाना खाए के पान बनारस वाला। आज मैंने देखा तो 50 से अधिक पान अब आप देखिए ध्यान से, भी नायक बन गया। कहने इसमें सारा खलनायक का रोल उसने किया है, लेकिन नायक की तरह लगता है लोगों के दिमाग में, जिस तरह से रचबस जाता है वो एक नायक की तरह लगता है। तो एक नेगेटिव भूमिका का यहां से की शुरुआत होती है, इसको हम लोग ध्यान से रखें। एक फिल्म आई थी डर 1994 की, और ये डायलॉग भी किरण, इस डायलॉग से भी आप देखेंगे कि ये यश चोपड़ा की निर्देशित फिल्म थी। सनी देओल और थे इसमें हीरो नायक, और नायिका थी जूही चावला। सहनायक थे शाहरुख खान। नायिका को पाने के लिए जो हरकतें करता है वो किसी खलनायक से कम नहीं, फिर भी शाहरुख खान पूरी फिल्म पर छाया रहता है, और वो लोगों के दिमाग में हीरो बन जाता है। फिर एक खलनायक फिल्म आई
उसका पहला वाक्य वही है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जो प्रसिद्ध गाना है चोली के पीछे क्या है, इसी फिल्म का है। अब आप देखिए किस तरह से खलनायक को हम ग्लोरीफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये फिल्म बहुत बड़ा प्रतीक है इसके लिए। अब असली नायक जो बनता है वो आपको दिखाई देगा 2001 में, द रियल हीरो। और चूंकि इसका शीर्षक भी नायक रखा गया, इसमें मुख्य भूमिकाओं में है अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी और परेश रावल। फिल्म के हीरो हैं अनिल कपूर, यानी कि वो शिवाजी राव हैं जो एक न्यूज चैनल के कैमरामैन हैं। और मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेते हुए एक दिन मुख्यमंत्री बनने की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, और मुख्यमंत्री बनते ही एक दिन में जनता की नजरों में असली हीरो बन जाते हैं। तो इस तरह की भी फिल्में बनी हैं जो आपको एक मार्गदर्शन करते हैं। तो इसके साथ ही मेरी प्रस्तुति समाप्त होती, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी, मल्होत्रा सर 1913 में राजा हरिश्चंद्र से बात शुरू की, क्योंकि शुरुआत में हमारा शुरुआती दौर माइथोलॉजिकल फिल्म का था, तो जाहिर सी बात है हमारे जो नायक थे वो पौराणिक और मिथकीय पात्र ही नायक के रूप में सामने आते हैं। उसके बाद का दशक ऐतिहासिक फिल्मों का दौर रहा, तो हमारे सामने इतिहास पुरुष जो हैं, और वो भी खास तौर पर मैंने पहले भी जिक्र किया है, मराठा हिस्ट्री से जो नायक सबसे बड़े आए शिवाजी, उनके ऊपर काफी फिल्में बनती हैं 30 के दशक में। अब फिर भी शांताराम और तमाम लोगों के आगमन से सामाजिक फिल्में भी बनती हैं, और राजनीतिक आंदोलन होने के कारण राजनीतिक एक भारत छोड़ो आंदोलन सामने रख करके फिल्में बनती हैं। तो नायक जो है वो बराबर वो माइथोलॉजिकल से जो उसकी यात्रा शुरू होती है वो आम आदमी, और जैसे आपने बताया कि 51 के बाद से राज कपूर एक आम आदमी को फिल्म के केंद्र में लेकर के आते हैं। ये आपने बहुत एक क्रमवार तरीके से चीज़ों को बताया, और राजेश खन्ना इसमें बीच में कहीं छूट गए हैं थोड़े से, जो रोमांटिक एक हीरो के तौर पे उन्होंने अपने को स्थापित किया था। रवि बुले जी हमारे बीच में हैं। रवि बुले जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे इस पूरे वक्तव्य को देखते हुए अपनी बात जो है उसको वो करें। रवि जी। विजय जी ने काफी सारी बातें कही हैं, और उसमें कुछ चीजें आपने भी कही हैं, जैसे कि जो हिंदी सिनेमा का शुरुआती दौर है वो फारसी थिएटर्स का उस पर बहुत प्रभाव रहा है। शुरुआत मूक फिल्मों की से हुई, और उसके बाद में फिल्म बोलती सिनेमा के एरा में आए हैं। तो हालांकि इसमें बहुत लंबे लंबे जंप्स हैं और समय बहुत कम है हमारे पास बातचीत करने के लिए, लेकिन हाँ, जो हिंदी सिनेमा जो है सबसे बड़ी बात उसकी थी वो बेसिकली एक जो पॉप कल्चर होता है उसने उसकी जगह, जो खाली जगह थी उसको भरा था सिनेमा ने। समाज के लिए, समाज जिस दौर में था उस समय, जो नाटक और जो लोक संस्कृति धीरे धीरे जो वहाँ पुरानी थी और नई तकनीक धीरे धीरे आ रही थी, जो जिससे कि सिनेमा जिसका सबसे बड़ा आविष्कार था वो बहुत तेजी से पॉप कल्चर में के रूप में उभर कर आया। और क्योंकि 1913 से हिंदी में क्योंकि मूक फिल्मों का हमारा दौर शुरू होता है साल के हिसाब से, और 31 में जाके जो फिल्में बोलने लगी हैं, इसके बीच में भी कई सारे नायक हुए हैं जिन्होंने लोगों पर असर डाला। हमारे सिनेमा के नायक से हमारा यही मतलब है वो व्यक्ति जो जनमानस पर असर डालता है, जिन किरदारों को निभाते हुए अपनी छवि से। तो उस दौर का, क्योंकि हिंदी सिनेमा की एक समस्या ये भी है कि हमारे इतिहास जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया, तो हमें बहुत सारे लोगों के नाम उसमें नहीं पता चलते हैं, बहुत सारे सिनेमा की जानकारी नहीं मिलती, पुराना सिनेमा नहीं मिलता है। लेकिन साइलेंट एराज में भी हीरो थे, और धीरे धीरे वही जो है वो जो 1931 से जब फिल्म आदम आरा के साथ बोलने लगी, तो बहुत सारे लोग थे जो दोनों एराज में काम कर रहे थे, जिसमें मतलब
हीरो की शुरुआत हुई तो शुरुआती साइलेंट एरा के बहुत ज्यादा नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन जब फिल्में बोलने लगती तब सोहराब मोदी का नाम आता है, उसके बाद वी शांताराम का नाम आता है। इन लोगों ने दोनों एराज की फिल्मों में काम किया। पृथ्वीराज कपूर का नाम आता है। ये वो स्टार्स थे जिन्होंने जनमानस पर प्रभाव डालना शुरू किया, और ये लोग राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों लोग थे। तो ये जो है उस दौर का जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो भी घटनाएं थी उस समय की, ये उन चीजों को लेकर चल रहे थे। तो उससे पहले का जो पौराणिक मिथकीय सिनेमा जो था, या जो इतिहास पर कहानियां थी, इन लोगों ने वहां से बदलाव लाना शुरू किया। जिनके सोहराब मोदी हैं, उसके बाद पृथ्वीराज कपूर हैं, वी शांताराम हैं, इन लोगों ने सामाजिक चेतना की फिल्में बनाना शुरू की, और वहां से हमारे सामने ऐसा नायक आया जो काल्पनिक नहीं था या जिसे लोगों ने देखा नहीं था। इन लोगों ने ऐसे लोगों की कहानियां बतानी शुरू की जो उस समाज के बीच से आए। खासतौर पर इसमें भी जो है वी शांताराम का नाम हम ले सकते हैं। वी शांताराम ने का सिनेमा उठाकर देखेंगे तो उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में बनाई हैं जो सामाजिक चेतना की फिल्में थी। इसी तरह से पृथ्वीराज कपूर भी जब आए हैं तो उन्होंने और सोहराब मोदी ने ऐतिहासिक और समाज परक सिनेमा दोनों बनाए हैं। लेकिन इसी दौर, क्योंकि उस समय जो था मुंबई अकेला नहीं था, मुंबई के साथ पूना था, मद्रास था, कोलकाता था, लाहौर था, ये सारे सेंटर्स पर अलग अलग जगहों पर फिल्में बन रही थी और सभी अपने अपने तरह से काम कर रहे थे। तो जब लेकिन हम हिंदी की बात करते हैं तो इन एक्टर्स के बाद में मतलब अशोक कुमार जैसा नाम आता है, उसी दौर में आपका के.एल. सहगल जैसा नाम आता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों पर असर डाला, जिनके नाम से फिल्में चलने लगी। अशोक कुमार को बहुत सारे लोग जो हैं पहला फिल्म स्टार मानते हैं। उन्होंने एक्टिंग में जो एक्टिंग की जो स्कूल थी वो एक तरह से पहले स्कूल थी। हालांकि उसी दौर में मोतीलाल भी थे जिनकी एक अलग अभिनय शैली थी, राज कपूर और सोहराब मोदी भी थे, लेकिन उनके ऊपर जो थिएटर का असर था, अशोक कुमार वो एक्टर थे जो थिएटर से बाहर निकल कर आए और सिनेमा में कैसी एक्टिंग होना चाहिए उन्होंने उसका व्याकरण लिखना शुरू किया। तो इस लिहाज से वैसे बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारी हैं, तो ये नाम है जिनको कि हमको याद करना चाहिए। अशोक कुमार हैं, उसके बाद में फिर एक पूरा दौर जब आता है वहां से जब आगे चलते हैं जिसका दिलीप कुमार, देवानंद जैसा नाम आता है, दिलीप कुमार जैसे नाम आते हैं। इन लोगों ने सिनेमा को की जो हमारी हीरो की अवधारणा थी उसको बदला, वो उसको लोगों के अधिक नजदीक लेके गए। जैसा कि विजय जी ने कहा राज कपूर उसको एक आम आदमी तक ले गए, एकदम उसके सुख दुख। देवानंद की एक अलग एक रोमांटिक इमेज थी, एक रिबेलियन की इमेज थी। दिलीप कुमार एक अलग तरीके से काम करते थे। तो इन हीरोज को हमें जब हम सिनेमा में हीरोज को याद करते हैं मुझे लगता है कि याद करना चाहिए। तो इसके बाद एक लंबा एक के बाद एक लगातार जो है मनोज कुमार के जिन्होंने देशभक्ति के सिनेमा के मानक गढ़े, देशभक्ति का हीरो कैसा होता है वो लेकर आए। नेहरू युग है पूरा, उसने हमारे नायकों की जो अवधारणा थी उसको प्रभावित किया, किस तरह से उनको समाज के लिए होना चाहिए। बलराज साहनी जैसा नाम हमारे सामने उस बीच में आता है, जिन्होंने बहुत देर से एक्टिंग की पारी अपनी शुरू की, लेकिन वो मतलब अमिट हस्ताक्षर की तरह है, मतलब हम उनको कभी भूल नहीं सकते। एक किस्म का जो समाजवादी सोच के साथ जो सिनेमा बन रहा था, जो दौर था, उसमें के आसिफ भी बना रहे थे, महबूब खान भी बना रहे थे। तो ये वो नाम है जो इस बातचीत में पूरे में तक आना चाहिए। जब यही सारा दौर था और पूरा एक किस्म का आदर्श चल रहा था और सब चीज़ बदल रही थी, तो फिर एक दौर आया जब नेहरूवियन फिलॉसफी से जब मोहन की जो स्थिति तो उस दौरान जब राजेश खन्ना जैसा नाम हमारे सामने आता है और तो उनको पलायनवादी जो एक है उसकी उपज मानते हैं कि रियलिटी को फेस नहीं कर रहा था, लेकिन वो लेकर आए तो जिसने जो है आपको समाज या उन सारी चीज़ों से दूसरी तरफ सोचने के लिए
वो एक रोमांटिसिज्म का दौर गया। उसके बाद में फिर अमिताभ बच्चन आए, एंग्री यंग मैन वाली इमेज, तो एक सिस्टम के खिलाफ। तो वो जो राजेश खन्ना वाला दौर था रोमांटिसिज्म का, तो भी लंबा चला। उनके नाम पर जितनी लगातार 25 से ज़्यादा हिट फिल्में, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो वो है। फिर अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का दौर है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नायक है। क्योंकि बहुत सारे अमिताभ के पैरेलल जो टाइम था, उसमें भी बड़े बड़े हीरो आए। धर्मेंद्र जैसे एक्टर उनसे 10 साल पहले से थे, बड़े एक्टर थे। उसी दौर में शशि कपूर हुए, उसी दौर में ऋषि कपूर होते हैं, उसी दौर में शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी छवि बनाई, जिन्होंने अपनी छवि से समाज को प्रभावित किया है, जिनकी कहानियां जो थी वो यूथ को अपील करती थी, जिनके जो डायलॉग्स थे वो लोगों की जुबान पे चलते। तो इन सारे नायकों को हमें इसमें याद करना चाहिए। इसमें अमिताभ बच्चन का दौर है, उसके बाद में फिर वो एक लंबा दौर चलता, फिर एक खालीपन एक आता है हमारे पास में लंबे समय तक, कि उसके बाद क्या मतलब। तो कई सारे बीच में, लेकिन फिर अगला नाम जैसे शाहरुख खान का है, वो एनआरआई सिनेमा का दौर है। शाहरुख खान ने भले ही जो है बाजीगर, डर और अंजाम जैसी नेगेटिव कैरेक्टर्स वाली फिल्मों के साथ में शुरुआत की, कामयाबी पाई, बहुत चर्चा पाई, लेकिन बहुत तेजी से फिर उन्होंने अपने आप को एक रोमांस किंग की इमेज में ढाल लिया। और उसके बाद एनआरआई सिनेमा का दौर हुआ, जो बहुत बहुत लंबे समय तक, लगभग मुझे लगता है 1 से 1.5 दशक तक चला। और मतलब एक वो ऐसा दौर था जिसमें हिंदुस्तान की फिल्में हम देखना चाहते थे, लेकिन आपको सारी कहानियां जो थी वो लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, यहाँ शूट मिलती थी। हमारे हीरो वहाँ जाकर रोमांस करते थे, कहानियां वहाँ होती थी। कोई भी हीरो हिंदुस्तानी नहीं होता था इस दौर में। लेकिन इसी बीच हमको ये भी याद रखना होगा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, ओमपुरी हैं, नसीर हैं, इरफान जैसे एक्टर आए, जिन्होंने सिनेमा में एक नए बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। तो उतने बड़े हीरो जिसका स्टारडम हम जिसको बोलते हैं, वैसा स्टारडम भले ही उन्होंने नहीं पाया, लेकिन उन्होंने लगातार एक समानांतर लकीर खींची सिनेमा में। अभिनय को लेकर आप बोलिए, या कहानियों को, किरदारों को लेकर आप बात करते थे। हीरो हमारे समय में आते रहे, तो हमारे समय की बात करते रहे, समय को प्रभावित भी करते रहे। तो शाहरुख खान के बाद में ऐसा जिस तरह से कोई एक बहुत बड़ा हीरो नहीं आया, क्योंकि पहले खान फिक्री चलती रही थी हमारे पास, जिसमें एक तरीके का अगर आमिर खान को छोड़ दें तो बाकी शाहरुख और सलमान को बेसिकली एंटरटेनर माना जाता रहा है। उसी दौर में ऋतिक रोशन जैसा एक स्टार आता है, फिर जिसको माना गया कि वो खान फिक्री को चैलेंज करने के लिए, वो एक हिंदुइज्म की जो बात आती है, लोग कई लोगों ने उनको वैसे भी बोले। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत संक्षेप में, हमें इन नामों को भूलना नहीं चाहिए जब भी हम हिंदी सिनेमा में हीरोज की बात करते हैं। और फिर अब एक ये दौर बदल चुका है जिसमें कि सिनेमा जो है नवाज जैसे एक्टर्स आए हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर आ गए हैं, और बदल रहा है फिर से। और इस बीच सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो थिएटर से निकल के फिल्में जो है वो आपके पॉकेट में पहुंच गई, मोबाइल OTT जो आ रहे हैं। तो अभी हीरो वो है जो आम आदमी है, मतलब अभी हीरो की शायद कोई ऐसी परिभाषा जो शास्त्रीय जो हमने शुरू में गिनवाई है, हीरो दास, हीरो हीरो, तो शायद उस तरह अब आम आदमी हीरो है। तो एक फिल्म मंत्री मनोज वाजपेयी है, नवाज है, ये स्टार हैं आज के, ये हमें अपने आसपास के लगते हैं। इसमें इनके अंदर ऐसी कोई बहुत वो खास बात नहीं जो जिसको हीरो की कल्पना करते हैं कि 10-20 आदमियों को एक साथ मारेगा या ऐसा रोमांस करेगा कि लड़कियां इस पर भी। आम जीवन की कहानियां, कहानियों के साथ हीरो बदला है और हीरो ने कहानियों को बदला है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कि हमें जब हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा में नायकों को लेकर, तो इन नामों की पर बात होना चाहिए। ये वो नाम है, कई नाम छूटते भी हैं इसमें, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी लिखी हैं, 1 फिल्म 2 फिल्म 3, लेकिन हम कुछ ऐसे नाम जो मुझे याद आए जिन्होंने हमारे दर्शकों पर और हमारे सिनेमा पर असर छोड़ा है। मुझे लगता है कि जब भी हम इस पर कभी विस्तार से और चर्चा करें, जब समय हो, तो हम इन सबके सिनेमा पर बात कर सकते हैं अलग से। जी आभार। और जो खालिस्तान थे हमारे बीच में, उन खालिस्तान को महत्वपूर्ण सूचनाओं, जानकारी और ज्ञान से आपने भरा है। और नायक के डिफरेंट शेड्स रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 50-60 तक
70 तक जो नायक हमारे फिल्मों में आते रहे हैं वे अति मानवीय नहीं रहे। लेकिन अगर हम आज भी देखें तो आज का जो नायक है, यानी उसमें दो तरह की जो धाराएं आ रही हैं। एक वो जिसका आपने जिक्र किया, जो रंगमंच से एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या भारतीय हरिश्चंद्र संस्थान, तमाम इन जगहों से रंगमंच करके वो बॉलीवुड तक पहुंच रहे हैं। दूसरे वे हैं जिनके माता पिता बॉलीवुड में ऑलरेडी हैं और उन्हें बस लॉन्च करना है। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो जिम में ज्यादा होती है, डांसिंग, यानी एक नायक की अवधारणा उनके लिए अभिनय इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो जो नायक ढल रहा है वो नायक जिम में ढल रहा है, वो डांसिंग का स्कूल में ढल रहा है, शामिल डाबर के डांसिंग स्कूल में ढल रहा है। अभिनय से उसका लेना देना नहीं है, इसलिए उनके क्लोजअप्स भी नहीं आते हैं। लेकिन जो रंगमंच से आ रहा है, जो इधर से आ रहा है, वो जो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहा है कि अब मोटा भी हीरो हमें दिख रहा है, नाटा भी हीरो दिख रहा है, पतला भी दिख रहा है, गंजा भी दिख रहा है। ये नायक इस तरह के जो रोल आ रहे हैं, फिर रजनीकांत एक और बाहुबली एक भारी चैलेंज के तौर पर आ रहे हैं, श्रुतिमान के तौर पर भी नायक ऐसा होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजों को जो इस पूरे फिल्म निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, मैं विष्णु जी से आग्रह करूंगी कि इस परिदृश्य पर भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। विष्णु जी। मैं विजय सर और रवि सर और करण जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ सारे में। अभी बहुत हाल फिलहाल में कभी सर की एक फिल्म आई आखेर, जहाँ तक मेरी जानकारी, और मैंने बड़ी तारीफ की है, एक भी पाया सकाई झाजी भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे। और मुझे आपकी फिल्म के बारे में मेरे पंकज कौर उनके जरिए मालूम चलता रहा। प्रिंट के लोग जर्नलिज्म का बैकग्राउंड, जर्नलिज्म सिनेमा प्रयास, तो मुझे मालूम है कि आपने पंकज कर सुंदर, तो इसके लिए बहुत आपको बधाई और शुभकामना। धन्यवाद विष्णु जी, धन्यवाद। आप देखिएगा और फिर बताइएगा। सर मैंने देखी है, रवि सर मैंने देखी है जी जी सर, जी जी। तो विष्णु जी जारी रखिए। तो पहले भाई क्या आपकी आवाज इतनी आ पा रही? एकदम आ रही आवाज, आपको जारी रखिए। सर मैं एक चीज बताऊं कि मैंने बड़ी गौर से बातें सुनी और हमारा मुद्दा है कि हिंदी फिल्म में नायक की संकल्पना। अब मेरे को एक तो कोई शोध वाला व्यक्ति जो होगा, जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति होंगे, वो बड़े गहराई में इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष में जाएंगे। मैं उतना गहरा नहीं जाऊंगा, मैं बड़ी सीधी सपाट इसको देख पा रहा हूँ, क्योंकि सिनेमा को मैंने एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाया हूँ। पहले मैं टेलीविजन के लिए टेलीविजन शोज बनाता रहा। पहली बार एक हिंदी फिल्म बनाने का अनुभव हुआ, उसको मैंने को प्रोड्यूस करा, अगली फिल्म पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको इतनी गहराई में और इतना ज़्यादा वैसे जाके नहीं देखता हूँ। मैं बड़ा सीधा सिंपल देखता हूँ कि मेरी फिल्म चलेगी कैसे। तो मेरी शुरुआत यहाँ से होती है कि समाज सुनना क्या चाहता है इस वक्त। भाई कबीर सिंह को भी तो लोग देखना चाहते थे ना, तो कबीर सिंह ने तो मायने बदल दिया सिनेमा का। अभी जो शाहिद कपूर की कबीर सिंह आई, और उससे पहले 1995 के आसपास आई सत्या में नायक थे जेडी चक्रवर्ती। मूल कहानी जेडी चक्रवर्ती की थी वो फिल्म, और बाजी मार के ले गया खलनायक मनोज वाजपेयी। तो रवि सर ने जो बात कही थी पॉपुलर कल्चर, समाज में जो रिक्त है, जो चाहिए, कभी अमिताभ बच्चन शोषितों के दबे कुचलों की आवाज बनकर पर्दे पर लड़ते रहे और लोग उनको देखते रहे, और कभी बहुत ज्यादा जो हमारे यहाँ एक धार्मिक और एक संस्कारवादी समाज की एक परिकल्पना करी गई थी। तो
बड़ा ही संस्कारी हीरो होता था, बड़ा आदर्शवादी होता था, बड़ा राम से मिलता जुलता, सब कुछ गुण उसमें, अवगुण नहीं, बड़ा फेक लगता है वो नायक। मैं बिल्कुल लगता है कि ये जबरदस्ती वाली बात करी जा रही है। उतना सुंदर आदमी होता नहीं जितना सुंदर हमारे नायकों को दिखाया जाता है, और उसके लिए एक खलनायक बनाया जाता है जबरदस्ती, और उसको बड़ा खतरनाक बनाया जाता है। एक्चुअली उतना खतरनाक तो शायद कोई नहीं होता होगा जितना हमारे हिंदी फिल्मों के खलनायक होते हैं। सीधा खोलते हुए पानी में मगरमच्छ में डाल देते हैं आदमी, तो मुझे नहीं लगता कोई मानसिक विकृति वाला आदमी होगा, लेकिन एक समय तक हमारे हिंदी सिनेमा का हर खलनायक ही ऐसा था, जैसे लगता था कि पूरे समाज खलनायक से भरा पड़ा है। तो वो भी विश्वसनीय नहीं था, और वो नायक को उभारने के लिए इतना खतरनाक किस्म का मोगैम्बो टाइप का खलनायक बनाया गया। ये जो लोग हैं, ये चाहे अमिताभ बच्चन हो, जिन्होंने सलीम जावेद साहब की लाइनों पर, और सलीम जावेद वो जादूगर रहे जो समाज की नब्ज जानते थे, तो इन्होंने लाइनें बोली और ये महानायक बन गए, इन्होंने बहुत तालियां बटोरी। तो हर वक्त में मेरे लिए नायक और नायक की संकल्पना कोई बहुत एक फॉर्मेट वाली चीज नहीं है कि वो बना बनाया कोई खाता हो, एक प्रयोग है हमेशा। कई बार हम ग्रे शेड वाला आदमी, बहुत सटीक बोलने वाला कड़वा आदमी पसंद आ सकता है, तो कबीर सिंह वैसा किरदार है, वो छुपाया हुआ नहीं है, बहुत हमारे भारतीय संस्कारों से ढका तुला आदमी नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि बदलते हुए समाज में, अब जैसे कि इस समय यूथ को ध्यान में रखकर सिनेमा बन रहा है, पहले की सिनेमा की बातें रवि सर ने और विजय सर ने बहुत अच्छे से बताई, तो मैं सत्या के बाद से ही बात करता हूँ कि सत्या के बाद से एक राम गोपाल वर्मा जैसा एक आदमी आता है और बिल्कुल अलग होता है। उससे पहले कि मैं जो फिल्में टीवी पर देखता था उसमें मील मजदूर की कहानी बहुत होती थी, शायद मुंबई में उस समय मील मजदूरों की समस्या बहुत होती थी, और उसमें स्ट्राइक होते थे, और वो कौन लीडर थे उनका नाम भी दत्ता सामंत, हाँ, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव रहा होगा। नाच गाना का भी दौर था और वो भी चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बदलने लगा, सूचनाएं बदलने लगी, तो लोगों को और ज़्यादा और सही जानकारी चाहिए, और सही जानकारी चाहिए, और ज़्यादा सही नहीं, ये ठीक नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, ये थोड़ा उचित नहीं दिखा रहा है, बैलेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि राम गोपाल वर्मा की फिल्में शुरू और कुछ एक और लोगों ने उस तरीके की फिल्में बनाई, और फिर टेक्नोलॉजी भी बदलता गया। जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी आया, जैसे रवि सर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके फिल्म बनाया होगा, तो इनको मालूम होगा कि जब वो रील वाले सिनेमा बनाए जाते थे तो मुश्किलात कितनी, उसके लिए मुंबई में होना, एक टेक्नीशियन और एक लैब पे डिपेंडेंट होना, एक पूरा टेक्निकल तामझाम। अभी आप कैमरा उठा के हिंदुस्तान के किसी भी कोने से फिल्म बना सकते, तो और उसको दिखाने के लिए आपको छोटे मोटे से लेके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है OTT, तो नायक की परिकल्पना यहाँ भी बदल जाती है, क्योंकि एक खास सोच के लोगों तक सिनेमा बंधा हुआ था, इसलिए एक खास तरह के नायक दिखाए जा रहे थे बम्बईया सिनेमा। ज़्यादातर वही स्वप्न लोग झूठा मूठा रचा जाता था। राज कपूर साहब को मैं इसे अलग रखूंगा, क्योंकि राज कपूर की फिल्में वाकई आनंदित करने वाली और सहज लगती है, उसका बनावटीपन भी बड़ा सहज होता है। उन फिल्मों का जो पूरा खाका तैयार किया गया है वो बड़ा रियलिस्टिक आभास भी देता है, और वो अपनी बात भी नायकत्व वाली स्थापित कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मूल सिनेमा भी इंडिया का अब चालू होना शुरू हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तथ्य बदल गया है। एक्चुअली पंकज त्रिपाठी अच्छे नहीं है, नवाजुद्दीन अच्छे नहीं है, और मनोज वाजपेयी अच्छे नहीं है, अचानक अच्छा एक्चुअली दिखाई नहीं देते, ये एक एक सीन में या भीड़ में भी नहीं खप पाते, क्योंकि भीड़ में भी बलिष्ठ आदमी चाहिए था गुंडे का आदमी बनने के लिए, तो ये वहां भी नहीं खपते। इनको तो डांस भी नहीं आता कि वो पीछे 25-50 लोग जो नाचने लगते हैं वो काम कर लें, वो भी नहीं। मतलब बम्बई का इनका कुछ आ नहीं था, वो कहानी बदल गई और कहानी आम आदमी की होने लगी। आम आदमी अपना सिनेमा डिसाइड करता है, और अब समझना यही है कि किस वक्त में कौन सी लहर और हवा चली है, उस हवा पे मतलब सिनेमा बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ कि मैं न्यूज से सिनेमा को समझने का प्रयास कर लगा कि राजनीतिक और सामाजिक हवा देश में क्या चल रही है,
उस हिसाब की ये कहानी हो सकती है, और उसमें मैं नायक खलनायक से बिल्कुल अलग हूँ। मैं एक किरदार रचूंगा जो इंटरेस्टिंग हो, जो लोगों तक पहुंच रहा है। अब फिर वो लोग डिसाइड कर लेंगे वो नायक है या खलनायक था। मैं नायक खलनायक में पढ़ना नहीं चाहता। मतलब मैं एक कहानी को कहने के लिए एक आदमी को ले आऊंगा, एक एक्टर जो लाइनों के साथ, जो मेरे उन भावनाओं के साथ राइटर के सही से उसको उभार सके, वो कर दे। फिर मैं वो सोचूंगा कि वो जनता डिसाइड करे नायक है खलनायक है। मुझे तो ये चाहिए कि सिनेमा इंटरेस्टिंग बनाया, लोग देखे कि नहीं, समझे। तो उसी तरीके के सिनेमा की वजह से मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी और ऐसे ये तमाम एक्टर जो हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो भूमिका करते हैं वो हिंदी सिनेमा के नायक के ढांचे वाली भूमिका नहीं। और गैंग्स ऑफ वासेपुर को मैंने बनते हुए देखा है, मैं उस टीम में थोड़ा बहुत हिस्सा भी रहा हूँ, और मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा सिनेमा भारत में बनाया जा सकता है, और क्या लोग इसको देखेंगे भी? क्योंकि अभी सीधा इतना ज़्यादा प्रयोग किसी ने नहीं किया था। एक छोटा सा प्रयोग किया था इससे मिलता जुलता, राम गोपाल वर्मा ने रक्त चले, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल था। ये रियल लोकेशन पे जाके अनुराग कश्यप ने जो किया, और मैं ये बता रहा हूँ, ये डर अनुराग कश्यप को भी बहुत बुरी तरीके से था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पता नहीं मैं क्या ही कर। और अंत में जब कहानी बन के टेबल पे आई तो समस्या ये आ गई कि कहानी समझ में नहीं आ रही है। तब हुआ कि भाई इसमें आप सूत्रधार डाल दो, नहीं तो ये कहानी समझ में नहीं आती। तो मरता क्या ना करता, उसमें सूत्रधार की आवाज़ पड़ी, पीयूष मिश्रा साहब की सिनेमा चल पड़ी हो, और वो सिनेमा ऐसी चली कि वो एक फॉर्मेट बन गई। वैसे बहुत सारे उबड़ खाबड़ फिल्में, मुझे ये लगता है कि ये मिर्जापुर और ये तमाम जो भी सीरियल्स वेब सीरीज आए हैं जो बड़े रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं, ये सब आए नहीं होते गैंग्स ऑफ वासेपुर ने। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर ने ये दिखा दिया। वो थोड़ा सा अनुराग कश्यप राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट रहे, उनका प्रभाव रहा। और अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा जैसे फिल्मकार ऐसे भी बनते हैं कि इन्होंने जब शुरू किया तो इंडस्ट्री से बाहर के थे, साधन नहीं था। सर मैंने बहुत सारी टेलीविजन की फिल्में शूट करी हैं, और मैं न्यूज़ का भी सिनेमा बनाता रहा हूँ। मैं एबीपी न्यूज़ के साथ जब तक वो एक टॉकीज नाम से एक प्रयोग शुरू किया, तो मैं चाहता था कि न्यूज़ को ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिनेमा बना के समझाया जाए। तो एक प्रयोग था, कुछ दिनों तक चला था, कॉस्टली था, और उसका रेवेन्यू मॉडल सूट नहीं कर रहा था। हालांकि वहीं बाद में प्रधानमंत्री और तमाम चीज़ें एबीपी ने एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं ये जानता था ना कि मैं ऐसी कहानी नहीं कह सकता जिसमें बहुत ही ग्लैमर चाहिए, क्योंकि ग्लैमर में पैसा खर्च हो। तो मैं आधा अधूरा ग्लैमर क्रिएट करके भी उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहानी एकदम उबड़ खाबड़ उठा लूँ, क्योंकि मेरे पास रास्ता भी उबड़ खाबड़ का है। मतलब मेरा कैमरा किसी टायर ट्यूब की दुकान से दिख रहा है, और कहीं एक खंडर है, कहीं वो है, वो मेरा एक सेट हो जाता था। और वैसी कहानियां थोड़ा लोग देखने लग गए। तो मुझे लगता है कि इसी से ऐसे नायक आए। ये जो तमाम संघर्षरत अभिनेता है ना, ये नए नायकों का है। जो तमाम संघर्षरत राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ना, यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन कम है। उस साधन में एक्सपेरिमेंट होकर कई बार नई चीजें आ रही। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अनुराग कश्यप जी के साथ उस समय, चूंकि उनकी नो स्मोकिंग और कई सारी फिल्में बन नहीं पाई, रिलीज नहीं हो पाई, वो परेशान थे, और कोई भी बना बनाया एक्टर काम करने को तैयार नहीं था। जॉन अब्राहम ने किया तो नो स्मोकिंग नहीं चली, उसके पहले उनकी कई फिल्में नहीं चली थी, कोई डब्बे में रह गई। तो उनको ऐसी फिल्म बनानी थी कि एक ही फिल्म में 2 शूट कर, ऐसी कहानी खोज रहे थे। उससे पहले राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म में 2 फिल्में शूट कर ली थी, रक्त चले। वैसा ही चाह रहे थे कि एक पैसे में, मतलब 19-20 का अंतर पड़ता है, 2 फिल्म तैयार हो जाती है, सेम लोकेशन सेम एक्टर, ताकि पैसा निकल जाए और प्रोड्यूसर को कन्विंस किया जा सके। इसके लिए उन्होंने, अच्छा इनको एक्टर्स नहीं मिल रहे थे, ये खुद अनुराग जी कहते हैं। मतलब मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं कहे होते तो मैं अपनी ओर से नहीं कहता, जानते हुए। उन्होंने खुद कहा था कि नो स्मोकिंग के बाद जॉन अब्राहम एक साथ देने वाला था, वो भी चला गया। अवैध ने भी मना कर दिया, मुझे फिल्म बनानी थी क्योंकि मैंने एक प्रोड्यूसर पटाया हुआ था, पैसा मिल रहा था तो मैं उसको लूज नहीं करना चाहता था। तो मेरे पास एक्टर ही उबड़ खाबड़ थे। मुझे लगा कि अब मेरे साथ काम कौन करेगा, तो लगा कि नए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा।
तो मैंने वैसे ही गाने उठा ली गैंग्स ऑफ वासेपुर, और नवाज सिंह फिर हीरो बनने का उसको मौका मिलता है, मतलब लीड करने का मौका मिलता है। पंकज त्रिपाठी भी उसी फिल्म से लोगों के ध्यान में आए। पंकज त्रिपाठी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, उनकी पूरी फिल्मी यात्रा को मैंने देखी है। साल 2000 से मैं उनको जानता हूँ, दिल्ली रंगमंच से, साल 2001-2। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नायक की परिकल्पना है, नायक कि ऐसी कोई बहुत स्पष्ट परिकल्पना हमारे यहाँ नहीं है। पॉपुलर कल्चर जो नाम लिया रवि सर ने, वही है वही है वही है। आप जो कहानी कह रहे हो, मुझे ये लगता है कि कैसे हूँ कहो खलनायक ही, आपको फिल्म में कोई नायक ना रहे, खलनायक ही रहे, वो भी कहानी स्वीकार कर ली जाएगी। फिर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिहार से, मेरे यहाँ नायक वो है जिसने 10-20 राइफलें रखी हैं, एक पुलिस गाड़ी में चलता है, गाड़ी को किसी रोड पे रोक देगा, सड़क जाम हो जाएगा और बात करने लगेगा। वो चुनाव भी चल जाता है, जेल से चुनाव जीतता है, सारे यूथ उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका वो नायक है। मैं ये बता रहा हूँ कि 3 बायोपिक बन रहे हैं जो देश के खूंखार अपराधियों पर, वो खुद ही पैसा देके बड़े बजट में 3 बायोपिक बनवा रहे हैं। वो बायोपिक में क्या होगा? वो खूंखार हिट पिक्चर है, उनकी बायोपिक बन रही है। एक देश के बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, अभी बहुत बड़ी फिल्म उनकी आ रही है, 1-8 दिन में, 2-4-10 दिन में अखबारों में आ जाएगी। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है कि मेरे ऊपर बड़ी सुंदर फिल्म बना दो। अब उनको राम बनाकर पेश कर दिया जाएगा। वो नायक तो बेचारा है। अब पंकज त्रिपाठी को मैं, मनोज वाजपेयी को मैं बताऊँ, ये घोटालेबाज की भूमिका है, वो क्या है? ये मार्केट डिसाइड करता है, ये समाज डिसाइड कर रहा है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं। ये कोई बना बनाया तथ्य नहीं है। और सबसे पहले जब पैसा लगता है तो हमें ये लगता है चलेगा। नायक अच्छा सोचता है बुरा, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में बैठा हुआ था कि नायक इतना तो उससे प्यार हो जाए, वो कोई माँ देखे तो लगे कि मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, इतना आदर्शवादी। कोई मजदूर देखे तो मेरा मालिक इतना आदर्शवादी होना चाहिए। समाज का हर तबका उसको लगे कि बस इसी की खोज से यही मेरी लड़ाई लड़ेगा, और हम ऐसे लोगों को फंसाते हुए वैसे नायक बनाते चले गए। कुछ लोग आर्ट के तौर पे हमेशा याद किए जाएंगे अपनी चीजों में, राज कपूर जैसे लोग, और बाकी अमिताभ बच्चन जैसे लोग, सलीम जावेद साहब ने उनको बना दिया, मतलब उनको एक मौके का फायदा मिल गया। समाज गुजर रहा था एक उथल पुथल के माहौल से, और नहीं तो ये समाज डिसाइड करेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका किसी भी नायक की नहीं है, वो समाज की है, इकोनॉमी की है, और वो जो समाज चाहता है वही बनवाता है। टेलीविजन न्यूज भी समाज जो चाहता है वही देखना चाहता है, सिनेमा भी समाज ही बनवाता है वही देखना चाहता है। मैं इसमें हीरो को नहीं, उस कथानक को और समाज की उस सोच को ही मानता हूँ। हीरो तो एक जरिया है, कुछ बात को पर्दे पर रख दिया, 2-4 अच्छे डायलॉग दे देंगे, अच्छी कहानी हो गई, कोई भी हीरो बन जाएगा। बस इतना ही कहूँगा। शुक्रिया विष्णु जी, और आपने बहुत ही, आप नायक प्रतिनायक के प्रतिमानों के परे आपने अपने आसपास के उबड़ खाबड़ कथानकों और उन उबड़ खाबड़ कथानकों को जी रहे पात्रों को ही केंद्र में रखकर अपनी बात की। हालांकि इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं एक समाज के लिए, और समाज की भविष्य की पीढ़ी करने के लिए हमें ये चिंता होती है कि कला आखिरकार केवल कला के तौर पे छोड़ दी जाए, कि जो डॉन या जिन शेड्स की आप बात कर रहे हैं, ये साहित्य है, ये कला है, वह जीवन के प्रति कहीं ना कहीं कोई आशा है, प्रेरणा है, उसको जगाने वाली होनी चाहिए। इसको मुझे लगता है अलग से बहस हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा जरूरी मुद्दा है। और आप बिहार से हैं, फणीश्वरनाथ रेणु मैना आंचल रचते हैं, जिसमें पूरे अंचल को वो नायक बनाते हैं। प्रशांत कहने को नायक नहीं है, पूरा वो पूर्णिया मेरीगंज जिला ही नायक है, जिसको तमाम पात्र अपनी बात कहते हैं। लेकिन फिर भी वो आशा और जो उम्मीद है उसको बराबर साथ में, बदलाव को यानी प्रोग्रेसिवनेस को साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे साथ में गगन गेरा जी हैं, जो उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जो बड़ी नई पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी से युक्त है, और हमारे स्पोर्ट्स के वो विजिटिंग फैकल्टी है। जैसे पवन कांडल साहब रहे, वैसे ही गगन गेरा भी
हमारे पूरी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये सारे जो अध्यापन करते हैं हमारे विद्यार्थियों के साथ। तो गगन गेरा जी को मैं बिना किसी भूमिका के कहूंगी कि वे अपना वक्तव्य इस पूरे डिजिटल इस OTT प्लेटफॉर्म के कारण जो नायक, जो हीरो और हीरोइज्म जो निकल के आया है, उस पर अपनी बात है। गगन। शुक्रिया मैम। गगन शुक्रिया सभी हाँ, बच्चों जी। को। मेरी आवाज आ रही होगी आप लोग को सही से? हाँ। शुक्रिया मैम, आपको पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस मंच पे। दूसरा इसीलिए भी कि आपने मुझे बहुत बताया कि भाई मैं जब मुझे इस विषय पे बोलने के लिए कहा गया तो मैं थोड़ा सहज नहीं था। मतलब फिल्म में मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पर उतना सहज नहीं था क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अध्ययन नहीं करता। हाँ, मैंने मैम के साथ एक इस विषय पे थोड़ा सा काम किया है, OTT कंटेंट को लेकर। बहुत ज़्यादा नहीं था सहज, पर मैम ने कहा कि थोड़ा सा एक इनफॉर्मल डिस्कशन है और अपना एक विचार रखिए। तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया और मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ। पर मैं शुक्रिया, आप लोगों ने इतना बहुत गहन अध्ययन इन विषयों पे किया हुआ है और अपनी नॉलेज को यहाँ पर शेयर किया। आपने विजय जी, आपने डिफरेंट एरास में जो नायक की परिकल्पना किस किस एरा में किस तरह से भूमिकाएं बदली हैं, आपने उसको बहुत गहन अच्छे तरीके से हमें समझाया। रवि जी, आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी, हीरो वही है जो आम आदमी जैसा दिखता है। और बिल्कुल उसी दिशा में मैं भी सोच रहा था कि भाई हीरो वही है जो आम आदमी जैसा दिखे। और विष्णु जी, आपने जो कहा कि नायक खलनायक क्या इतने भी खतरनाक होने चाहिए, तो ये भी विषयों पे थोड़ा सा मैंने लिखा और मैंने कहा उसी से रिलेटेड कुछ बोलूं। ठीक है, हमारी भी एक स्टीरियोटाइपिंग है, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं नायक से, हिंदी सिनेमा के नायक से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। भाई मेरे से पूछा जाए नायक कौन है, नायक कौन है? वो है जो परफेक्ट है, मतलब अपने कामों से जो भी उसको, मतलब एक स्टीरियोटाइपिंग तो है हमारे मन में कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट फिगर होनी चाहिए। पावरफुल तो वो है ही है, चाहे उसकी मसल्स हो या ना हो, बट वो जीत जाएगा जंग। गुड एट फाइटिंग, गुड एट डांसिंग, अच्छा ह्यूमर हो, या तो वो औरतों को अट्रैक्ट करता हो या ठीक है इजीली से उनको कैच कर लेता हो, या एक अच्छा मतलब एक शॉर्ट टेम्पर्ड उसका नेचर सा हो। ये एक जनरल एक्सपेक्टेशंस भी हैं और खलनायक को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस है हमारी भी, कुछ ऐसा करेगा तभी तो खलनायक बनेगा। तो हम कुछ जैसे आजकल मैं अभी 2 फिल्में मेरे ध्यान में आई, जहन में आई, मैं जब सोच रहा था खलनायकों के बारे में, जब आपने तो बोला जी, तो एक थी किक, सलमान खान की मूवी थी किक, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि आजकल बड़े पॉपुलर हो गए हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है उनके पॉपुलर होने का कि एक नए तरह का सिनेमा उभर के आया है OTT प्लेटफॉर्म के जरिए। नए तरह का सिनेमा आया है और उसको एक स्पेस मिला है इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मैं उस पर भी आता हूँ, पर किक और सिंघम में आपने देखा होगा जिस तरह के खलनायकों की भूमिका, कुछ ऐसा करेंगे तभी ऑर्थोडॉक्स सा करेंगे, कुछ जो हमें बहुत अजीब सा लगेगा तभी तो हमें वो लगेंगे खलनायक, अदरवाइज खलनायक नहीं रहेगा, वो नायक बन जाएगा। तो कुछ ऐसा क्रूरता दिखाएंगे तो भी तो हमें लगेंगे। तो कुछ स्टीरियोटाइपिंग हमारे लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने सोचा मैं समझाने के लिए अपनी बात को। एक फिल्म आई थी गंगा जल में अजय देवगन थे, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी हिट फिल्म थी, बहुत मैंने कई बार देखी, 8-10 बार टीवी पे तो आती रहती है, हम देखते रहते हैं। एक और फिल्म आई होगी, शायद आप ध्यान में रखा हो, जय गंगा जल, वो भी प्रकाश झा ने ही निर्देशित की थी। तो जब वो फिल्म जय गंगा जल का टीजर ही आया था तो मेरे मन में भी एक परिकल्पना हुई, भाई प्रियंका चोपड़ा नहीं लगती, नहीं उस रोल में फिट ही नहीं बैठेगी। गंगा जल अगर आपने देखी हो 10 बार, उसके बाद आप प्रियंका चोपड़ा को एक बहुत सीरियस कॉप के रूप में लें, नहीं वो नहीं जचेगा। एक बात आपकी ये हो सकती है कास्टिंग ठीक से नहीं की गई, दूसरा ये भी हो सकता है कि आप औरतों को उस तरह से इमेजिन ही नहीं करते, एक स्टीरियोटाइपिंग है हमारे मन में। तो ये एक बात थी। तो ठीक है, अगर जय गंगा जल आज की डेट में OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाती तो शायद ज्यादा कमा जाती है ना। मुझे नहीं पता उसने कितना, मेरे को थोड़ा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा कितना उसने बिजनेस किया है, बट मुझे इतना पता है कि फिल्म फ्लॉप थी। 1 हफ्ते बाद सारे सिनेमा घरों से हट गई थी, उसके बाद उसकी
पायरेटेड, हमने भी पायरेटेड ही देखी थी। थिएटर में तो मिली नहीं देखने को मूवी, और देखने का कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मतलब एक नायक की जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, वो आप उस रोल में वो फिट ही नहीं बैठ रही थी। तो एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, और बॉलीवुड तरह तरह की स्टीरियोटाइपिंग करता है जो हम देखना चाहते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल सोचे हैं कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। जैसे कोई यूपी बिहार का आदमी है ना, यूपी बिहार का आदमी, जैसे वासीपुर का भी आपने जिक्र किया, गमछा पहने हुए हो, गमछा पहना हुआ हो, एक गमछा तो उसमें मस्त है, जो कि आप सब जानते हैं क्या होता है गमछा, थिन पीस ऑफ रेड क्लॉथ, पान चबाता हो, एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन हो जिसका कुर्ते और जीन्स का हो सके तो अपने पास गन भी रखता हो, तो एक स्टीरियोटाइपिंग है हमारे दिमाग में यूपी बिहार के लोगों को लेकर। इसी तरह से हम एक गोवा में, अगर एक गोवा का कोई लड़का हो, उसकी क्या स्टीरियोटाइपिंग है हमारे लिए, लंबे बाल, कर्ली हेयर, गिटार तो बताता ही होगा, और शर्ट बढ़िया सी होंगी, सारा दिन अपना बीच में बिताता है, और आप उसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, मतलब जब मन किया कर लिया, जब नहीं किया, और बियर तो बहुत बढ़िया, सारा दिन बियर पीने का काम होता है उनका, तो ठीक है ये भी। ऐसे ही साउथ इंडियन लोगों के लिए हमारी एक है परिकल्पना नायकों की, लुंगी पहनते होंगे, अयो कहते होंगे। तो ये सब थोड़ा सा है। निकनेम थोड़े ऐसे, मतलब उनका नाम ऐसा होगा जो हमें समझ नहीं आएगा, टंग ट्विस्टर की तरह हो जाएगा नाम उनका, और फिर उनका एक शॉर्ट नेम हमें बुलाते होंगे। ऐसा कई फिल्मों में होता है, साउथ इंडियन किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं तो उसका एक नाम छोटा कर देते हैं। ऐसे ही अगर कॉप का होता है, जैसे सिंघम भी देख लीजिए, उसमें भी एक ही बात है, कॉप बड़ा वर्कहॉलिक है, डिपार्टमेंट से सस्पेंड हो गया है, और वो मतलब फिर भी वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि सस्पेंशन के बावजूद भी वो अपना काम पूरा बखूबी करना जानता है, वो अभी भी पड़ा हुआ है, अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा, या और डिपार्टमेंट जब बुलाएगा वो सेवा के लिए तत्पर है। तो एक स्टीरियोटाइपिंग हो गई है। ऐसे ही होमोसेक्सुअल्स को लेकर भी एक स्टीरियोटाइपिंग है, वो ज्यादातर तो वो फैशन डिजाइनर ही होते हैं, और वो अजीब सी चाल चलते हैं, अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं। अब ठीक है, हम लोग अब ये एक तरह का बना गया है। मैं जैसे अपने कॉलेज में देखता हूँ, कई हैं हमारे यहाँ भी, एक टीचर हैं ट्रांसजेंडर हैं, बट वो नॉर्मल रहे, बिल्कुल उसका मतलब तो उस तरह से रहते हैं जैसे हमारी तरह ही चलते हैं, आपकी तरह चलते हैं, बट एक अगर वो उस तरह से नहीं दिखाएंगे तो हमें उस कैरेक्टर का इमेज हमारे माइंड में आएगा ही नहीं। तो एक हैकर दिखाएंगे तो हैकर दिखाएंगे वो काले से कलर का लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है, या ब्लैक डार्क में रहता है, हुडी पहनी हुई है। मतलब कई फिल्मों का मैं नाम ले सकता हूँ जो आई है रिसेंट में भी, उनमें सिमिलर स्टीरियोटाइपिंग की गई है। तो एक पॉपुलर कल्चर, ठीक है, वो हमारी जो समझ है वो पॉपुलर कल्चर है, उसी को लेके चलते हैं। वो ऐसा करेक्टर हो या ना हो, हमारे लिए उस तरह की इमेज बना दी गई है, वो अब हमेशा से हमारे दिलों में बस गई है, उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाएंगे। 2-3 ऊपर 2-3 नीचे कर वो बात उतनी वैसी ही रखते हैं, वही बात है। तो थोड़ा मेरा अब जो है अप्रोच वो है मेरी, आजकल जो मॉडर्न सिनेमा जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो हो रहा है, जिसमें कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और प्राइम पे, अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज आई थी, सीरीज नहीं एक मूवी थी, गुलाबो सिताबो, जो रिसेंट में आप लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन का जो, तो अमिताभ बच्चन और जो अब जो दूसरे कैरेक्टर थे, क्या नाम था, आयुष्मान खुराना। अब इसमें अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का दौर है अभी। शुरुआत में थोड़ा सा वायलेंस परोसा गया इन OTT प्लेटफॉर्म्स, वायलेंस, सेक्स, पर फिर उन्हें थोड़ा सा उसमें सहजता भरा कंटेंट देना शुरू कर दिया। तो अब जो मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गए हैं। जो अगर आप देखें इस तरह की मूवीज जो रिलीज हुई, दिल बेचारा, सड़क भी आप लोगों ने देखी होगी, जो दूसरा पार्ट आएगा सड़क का, लगभग सिमिलर फिल्म है, बस थोड़ा सा उसमें वुमेन सेंट्रिक कर दिया गया। गुलाबो सिताबो हो गया, अंग्रेजी मीडियम हो गया, इस तरह की फिल्मों में मस्कुलिनिटी को डिफरेंटली डिफाइन, थोड़ा सा उसमें मतलब बदलाव दिखाया गया है ना। उसमें थोड़ा सा वुमेन्स को थोड़ा सा पावरफुल दिखा दिया उसको, कि ठीक है मेल मस्कुलिनिटी हमेशा नहीं कायम रहेगी, थोड़ा सा उसमें चेंज करा गया है। तो ठीक है, वो माध्यम आपको थोड़ी सी, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये देखने का, ये इस पर भी रिसर्च होना चाहिए।
ये ज्यादा टाइम तक इस तरह का कंटेंट रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्या उस पर भी सिनेमा की तरह ही स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा अभी आगे इस पर ध्यान रखूंगा, नजर रखूंगा। और स्टीरियोटाइपिंग पे मैं एक और चीज सोच रहा था, जैसे शाहरुख खान की एक इमेज है, जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, शाहरुख खान को हम जानते हैं कि वो एक उनके ऊपर एक स्टीरियोटाइपिंग उस तरह की कि रोमांटिक हीरो है। एक आधी कोई फिल्म होगी तो उनकी उस इमेज के बाहर चली, एक चॉकलेट बॉय के रूप में वो रहे हमेशा। और उन्होंने रिसेंट में कुछ फिल्में ऐसी की, पर जब उन्हें लगा उनकी अब फिल्में नहीं चल रही तो उन्होंने कुछ अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जीरो का। ये फिल्में मैं वो ले रहा हूँ जो आप सबने नहीं भी देखी तो भी उसका कुछ ना कुछ देखा ही होगा आपने यूट्यूब पे, कुछ अनिश्चित देखे होंगे या उसके बारे में थोड़ा बहुत। जीरो हो गई, फैन हो गई, तो अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। वो भी कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने फिल्में करना ही बंद कर दिया। आज तक कोई फिल्म नहीं आ रही शाहरुख खान, तो क्या वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ रहे क्योंकि उसके लिए वो सुटेबल नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को सुटेबल उतना नीचे आ नहीं पा रहे हैं अभी। मे भी उस लायक कोई कंटेंट होगा तो डेफिनेटली वो करेंगे। तो बस मेरा यही मतलब अभी तक मैं आप लोगों की बातों के सेंट्रिक ही रहा हूँ और उसी से मैंने अपनी बातें रखने की कोशिश की। बट जो मुझे अपनी चर्चा का विषय यही लगा कि मतलब अपनी बात मैं इसी बात से खत्म करना चाहता हूँ कि आम आदमी जैसा ही दिखना चाहिए, जो हमारे अल्टीमेटली आम आदमी जैसा है, बट कुछ डिफरेंट होगा तभी तो हम उसको आम आदमी से डिफरेंशिएट करके नायक की भूमिका में लेके जाएंगे। नहीं, अब तो कोई भी नायक और कोई भी खलनायक होता है, एक ही एक तरीके में नायक हो जाएगा, इसमें खलनायक हो जाएगा। हाँ, वो दोबारा कहाँ, ये आपने बात कही थी, बिल्कुल आपने कही थी और ये बात मैं इस पे इस्तेमाल भी रखता हूँ। कुछ अलग करेगा तो वो नायक खलनायक खलनायक नायक इंटरचेंज हो जाती है। आज की डेट पे जो ये नए एक्टर्स हैं, आप नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, आप इनके पास नायक और खलनायक दोनों भूमिका लेके जाइए, दोनों करेंगे। मैं सेक्रेट गेम्स का एग्जांपल सोच के बैठा हुआ था, दूंगा, पता नहीं कितनों में देखा है, बट उसमें नवाजुद्दीन नायक भी है और खलनायक भी। अरे यार, तो एक फिल्म में नायक होंगे, एक में खलनायक भी कर ले, मतलब पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। एक में वो नायक की तरह भी और एक में खलनायक की तरह, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव। अब नायक और खलनायक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है, अब सारा कुछ ग्रे तब्दील हो चुका है। जी जी जी, हमने ग्रे को जो है नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ग्रे होगा, कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होगा। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमें एक नया दिया है कि हम अपनी जो बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं किसी एक नायक को देखने के, उसके बियॉन्ड वो हम जा पा रहे हैं। तो बड़ा ये है प्रियांश सिनेमा जो है, जैसा कि मतलब विष्णु जी ने भी कहा कि अब लोग चुन रहे हैं उसे, अब हम तय करते हैं कि क्या हम देखना चाहते हैं। लोगों ने नकारना शुरू कर दिया, जितने आदर्शवाद थे, जितना सारा आदर्श था, तो हम लोगों के सामने ही ढह चुका है। अब समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था कहीं कोई आदर्श बचा नहीं, तो उसी में हमको जीना है, उसी में मरना है। तो हम कभी ठीक भी कर लेते हैं, कभी गलत भी कर लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सारी चीजें ग्रे में। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, आप बार बार आम आदमी की बात कर रहे हैं, अच्छी भी लग रही है सब कुछ कि वही प्रेरणा स्रोत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खासतौर पे एनआरआई सिनेमा जिसको आप कह रहे हैं, वहां वास्तव में पैसा है। आज इन्वेस्टमेंट वहीं से होता है, वहां से ही पैसा आता है और उसी के अनुरूप नायक होता है, उसी के अनुरूप शूटिंग तक स्विट्जरलैंड में तमाम जगह पर उनकी शूटिंग भी उसी तरह से। तो ये जो एक मोटिवेशन है बहुत बड़ा, पैसा कमाना, पैसा ही कमाना, बल्कि उसके लिए चाहे जिस तरह से भी कहानी को मोड़ना पड़े, करना पड़े, सब कुछ किया जा सकता है। लोग चाहते हैं ऐसी बातें बिल्कुल समाप्त हो। हाँ, एक जरूर बहुत अच्छी आपने बात कही, इन दिनों आम आदमी के किरदार वाले ऐसे ऐसे जितने उदाहरण दिए कि सच मुझे लगता ही नहीं कि वास्तव में हीरो, चॉकलेट हीरो जिसको कहते हैं, उस तरह की कोई इमेज उनके पास नहीं। ये एक बहुत बड़ी मेरी आशा की किरण। लेकिन कुल जो एनआरआई वाली जो बात थी उसमें स्पष्ट कहूं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना उसका उद्देश्य होता है। और एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, कि सलमान खान की फिल्म थी भाईजान वाली थी, उस तरह की फिल्मों को भी, चूंकि ये ठीक है, ये तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, सब लोग ऐसी फिल्में चाहते हैं, ऐसा थीम चाहते हैं, इसलिए मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म है, जो वो चली, मतलब इतनी चली कि हटने का नाम नहीं लेती थी,
मराठा मंदिर के वहां से। अभी भी है अभी। हाँ, इसका मतलब है कि मैं एक बात खास तौर पे सुनिश्चित करना चाहूंगा, वो जिस तरह से उसका करेक्टर दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी, मैं उसको विकृति शब्द भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, ओपन सोसाइटी के अंदर है वो। और एक और बात बड़ी मजेदार, उसका मुझे एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है जो वो खुद के पिताजी बोलते हैं उनसे, अरे तुम तो बीए में फेल हुए हो, हमारे यहाँ तो मैट्रिक में फेल हुए थे। ऐसा गौरव महिला मंडित करते हैं इन तमाम चीजों को कि दिस इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। और बहुत सी चीजें हैं जिस पर, और इसी तरह जो उसके लड़कियां जा रही, अच्छा बुरा की मैं बात नहीं कर रहा, वो इस कदर दिखा रहे हैं और ग्लैमर इतना अधिक है उसके अंदर कि ऐसा जो आम जो लड़के लड़कियां, उनको तो सचमुच ये स्वप्न लगता है कि क्या संभव है क्या चीजें। कम से कम मुझे कभी ऐसा लगता है कि हालांकि मैं इस 75 की उम्र में मेरा कहना उचित नहीं है, लेकिन सोच तो मेरी युवाओं की तरह ही है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह का दुनिया में से मैं जितना घूमा, बहुत कम लोग घूमे, मैं बहुत घूमा, लेकिन इस तरह का एक सोच जो वहां पर है कि इसको शायद मुझे लगता है प्रचारित भी हम शायद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत रोचक एक डिस्कशन चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और भविष्य को आशावादिता देना ये मेरे लिए एक चैलेंजेस के तौर पर है। तो आज का जो तमाम सिनेमा है, ये जो नायक खलनायक या जो सारी जो बहस है, जैसे मैंने बात करी कि कला के लिए भी है क्या, कला केवल पैसा कमाने के लिए भी है क्या, ये कला कोई एक ऐसी उम्मीद देने के लिए भी है कि हमारे सामने जो कैरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारी फिल्में, आपको तमाम गैंग ऑफ वासेपुर की बात करें, कबीर सिंह की बात की, लेकिन अगर हम देखें कि रियलिस्टिक पात्र भी मूल्यवादी हो सकते हैं, क्या ऐसे पात्र हम नहीं कर सकते हैं कि जिनमें मूल्य भी हो? अगर हम कहें तमाम फिल्में ऐसी बीच में आती हैं, रंग दे बसंती, बिगड़ैल लड़कियां सारे फेलियर हैं, जीवन में निकम्मे हैं, नाकारा हैं, लेकिन उनके भीतर की जो एक मूल्य की जो कौन है, चमक है, फिल्म आखिर तक आते उस चमक को पहचान करके बाहर निकालती है। तो हर एक व्यक्ति में एक विश्वास कहीं न कहीं जगता है, या फिर वो जो 3 इडियट्स फिल्म आती है, कुछ ऐसी फिल्में मुन्ना भाई इनमें तमाम निकम्मे निठल्ले पात्रों को पकड़ करके, लेकिन उनके भीतर की जो स्पार्क है, उस स्पार्क को आइडेंटिफाई करना और समाज के लिए उपयोगी बनाना, मुझे लगता है नायक जो होता है एक्चुअली यही है कि वो आम आदमी होते हुए भी वो उसकी जो खास बनने की यात्रा है, उसकी आम के भीतर से ही हो कि वो अपनी शक्तियों को पहचाने और अपने लिए इस्तेमाल ना करे, उस समाज के लिए, जन के लिए इस्तेमाल करे, अपने साथ समूह को लेके चले। तो मेरी एक चिंता एक टीचर के तौर पर सबसे बड़ी ये है कि मूल्य धर्मिता जो है वो हमारे हाथ से, हमारी कलाओं से, सिनेमा से, खास करके क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ, नॉर्थ कैंपस में हूँ, मैं देख रही हूँ कि जो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे स्कूलों से जो आ रहे हैं, जिस रूप से आ रहे हैं, इतने मतलब ये शब्द शायद इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़े बिगड़ैल आ रहे हैं, है ना। बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, जिन पढ़ना ही बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं ये बात भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो सीधा कबीर सिंह या इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो सीधा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके चलते इतनी विकृतियां भीतर आ रही हैं, वो जिस परिवार से, जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं और वो जो बन रहे हैं वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ ही एकदम बन रहे हैं। तो फिल्म मेकर के तौर पर भी मुझे लगता है कि कोई पैसा कमाने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कल कि स्वांता सुखाए तो ठीक है ना, अपने को सुख देना, आनंदित करना एक बात है, लेकिन समाज के लिए हम कुछ दे पा रहे हैं क्या? तो कला के साथ एक प्रश्न भी है, यदि कोई टिप्पणी करना चाहे नहीं तो इसको मैं समाहार करूँ। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। प्लीज। नहीं, मुझे ये लग रहा है, मैं माफ कीजिएगा, ये जो आप आखिर में आकर जो बात कही ना,
ये जो आपने बात कही कि मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि सिनेमा से व्यवसाय नहीं हो सकता और जो भी वैल्यूज है एक सोसाइटी का वो कायम रखना चाहिए सिनेमा में, मतलब ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए। उम्मीद का दामन रखें। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ जी कि क्या हम बाबा हैं? फिल्म मेकर बाबा है, वो समाज का ठेका लिया है? नहीं माफ कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समाज को सुधारने के लिए सिनेमा बनाता हूँ। आप बताइए जर्नलिज्म आपके देश का, क्या वो देश के लिए जर्नलिज्म होता है? कहा गया जर्नलिज्म के लिए कि ये मिशन है या प्रोफेशन है, और बाद में निकल के पता है आजादी के बाद से ये लड़ाई चली। रवि सर बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जर्नलिज्म मिशन और प्रोफेशन आप भी जानती हैं, और बाद में ये तय हुआ सुविधा के हिसाब से कहा गया मिशन विद प्रोफेशन। बाय द वे सच यही है कि प्रोफेशन ही है। मैं इतने वेद पुराण पढ़े, इतने उपदेशक आए गए आपके देश में, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, उनसे सीखा नहीं, अब सिनेमा से ही सीखना बाकी है। और आज भी मैं बता रहा हूं, आप चिंतित मत होइए, अच्छे नायकों वाली सिनेमा की संख्या अभी भी ज्यादा है। कबीर सिंह एक ही बनती है, गैंग समाजपुर बहुत कम बनती है, सत्या बहुत कम बनती है। अभी भारा पड़ा अच्छे नायकों के सिनेमा वाला भूमिका। ये मानना पड़ेगा, सिनेमा से नहीं सीखते, बहुत क्षणिक होता है, वो बहुत क्षणिक आवेग होता है। वो थिएटर में बैठे बैठे एक आध घंटा तक, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। जैसे कि शमशान में जाते हैं, उतना देर तक मोह माया से मुक्ति नहीं चाहिए यार, कहाँ फंसे हैं। निकलने के बाद फोन ऑफ होते ही लगता है अरे यार ये क्या हो गया, अब तो उसको सेट करना पड़ेगा। इतना ही है सिनेमा के लिए, इससे उम्मीद पता नहीं क्यों जाता है। बात बिल्कुल सही है। प्रोफेशन की बात थी, क्या प्रोफेशन में एथिक्स नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो सिनेमा में एथिक्स नहीं होने चाहिए? किस बात का एथिक्स? क्या वो गैर कानूनी है? एथिक्स का मतलब क्या है? कबीर सिंह गैर कानूनी है क्या? गैंग ऑफ वासेपुर गैर कानूनी है? बाय द वे मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई कि जो 3 स्टेट में टैक्स फ्री है। दिल्ली में भी टैक्स फ्री थी, हरियाणा में भी थी, झारखंड में भी थी। और मैंने एक बच्ची की कहानी बनाई है जिसका पिता फौजी है और वो मारा जाता है बॉर्डर पे, तो परिवार कैसे सर्वाइव करता है। लेकिन मैं सिर्फ ये आदर्शवादिता वाली फिल्म थोड़े बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कहानी कोई अच्छी लगेगी, ये लंपट की कहानी मैं कहूंगा, खुल के कहूंगा, और जो जुबान वो बोलता होगा उसी जुबान का इस्तेमाल करूंगा। मैं सिनेमा बनाने के लिए उस लंपट की जुबान को बिल्कुल बदलने नहीं चाहता। जी मेरा ये मानना है कि क्या कबीर सिंह और ये फिल्में अगर नहीं होती तो ये सारे बच्चे मतलब जो बिगड़ने वाले नहीं, ये इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हुए, दाऊद और ये सब कबीर सिंह देखे क्या? ये बिगड़े लोग सिनेमा देख के बिगड़े थे। जी 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 नहीं कोई मतलब। आज का आईना होती जी हम बहुत आदर्श की उम्मीद नहीं, हम सिनेमा से 2 चीजें चाहते हैं। पहला तो एंटरटेनमेंट ही है जी, मनोरंजन। आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, मान लीजिए विष्णु जी ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, एक बच्ची की एक आदर्श कहानी दिखा रहे हैं, आखिर में जंगल में बाघ के शिकार की कहानी दिखा आप, लेकिन हमें क्या फेस करना पड़ता है यार, इसमें वो एंटरटेन करने वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं। जी कहते हैं कि हम कंटेंट सिनेमा बनाते हैं, कि फर्क आ गया, एक कंटेंट सिनेमा बनता है और एक एंटरटेनमेंट करने वाला सिनेमा बनता है। लोग प्रेफर करते हैं एंटरटेनमेंट को, कंटेंट अभी भी बहुत थोड़ा सा ही लोग पसंद करते हैं। सर क्या कंटेंट को एंटरटेनमेंट की शैली में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता? जैसे बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं। नहीं अलग एंटरटेनमेंट बिल्कुल जैसी, क्या कंटेंट में एंटरटेनमेंट नहीं होता? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं वही बात कह रही हूँ कि कहानी कहना, लेकिन हो आप फिल्म देखिए, आप इनकी फिल्म देखिए, आप मेरी फिल्म देखिए, क्या आपको उसमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा? लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट की परिभाषा बदल चुकी है। हम वहाँ लव स्टोरी चाहेंगे, वहाँ हम कॉमेडी चाहेंगे, वहाँ हम एक्शन चाहेंगे, वहाँ तमाम ऐसी चीजें चाहेंगे जो हम अकेले में ही पसंद करते हैं। वहाँ हमको नाच गाना चाहिए, फिर वहाँ पे हमको एक सितारा भी चाहिए। आप नए स्टार के साथ, नए एक्टर के साथ भी नहीं बना सकते। तो सिनेमा बनाना जो बेसिकली वो पैसे पर, उसकी सिनेमा की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो पैसे पर टिकी। वो हम किसी किताब की तरह रूम में बैठकर कागज पर या कंप्यूटर पर नहीं लिख सकते कि हमारे मन में आया है। जब एक राइटर डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसकी जवाबदेही प्रोड्यूसर के लिए सबसे पहले होती है कि अगर आपने 50 लाख
रुपए भी उसकी फिल्म में लगवा दिए हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी रिकवरी करवानी है। किताब लिखते हुए या कोई आर्टिकल लिखते हुए हमें इसकी कोई जवाबदेही नहीं है उसमें। तो जो आदमी पैसा लगाता है, पहली जवाबदेही उसके प्रति होती है। तो प्रोड्यूसर का भी ये होता है कि प्रोड्यूसर कैसी फिल्म बनाना चाहता है। तो हर आदमी जो पैसा लगाना चाहता है वो मुनाफा कमाना चाहता है। एक सिंपल इकोनॉमिक्स है। लेकिन सर इसमें एक और बात है कि आप सिनेमा चुन लो ना, सर्टिफिकेशन किया हुआ है, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, मतलब नायक वाली वो जो एकदम चिकना चुपड़ा नायक है, सुंदर आदर्शवादी, वैसी भी फिल्में बहुत बन रही हैं, लंपटों वाली बन रही है। आप चुन लो, आप आजाद हो, सर्टिफिकेशन किया जा रहा है ना। प्रकाश झा जी कहते हैं कि सेंसर नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कर दो, आप अपना प्रोडक्ट चुन लो। अब दारू भी है, जिसको मन करे पिए ना पिए, सिगरेट है जिसको मन करे पिए ना पिए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आज की डेट में ये MX प्लेयर पे एक सीरीज आ रही है आश्रम, आप सबने बड़ी पॉपुलर है, मेरे को पर्सनली बड़ी पसंद आई है। प्रकाश झा साहब ने ही बनाई है जिसकी बात आप उस तरह का सॉरी फिल्मों में ऐसा कंटेंट नहीं बना पाते सिनेमा में रिलीज करने के लिए। OTT पे वो आपको मिल पाया प्लेटफॉर्म क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है, और एथिक्स के लिए ही सेंसर बोर्ड रहे। एथिक्स की जब बात हो रही थी, मैं एक डायलॉग का बीच में एक रोकूं आपको, बोलूं बीच में, इस एथिक्स की बात अगर करते, एथिक्स के लिए सेंसर बोर्ड है, उसकी चिंता मत करिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आश्रम कंटेंट, आश्रम जो है उसमें कहीं एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब किसी तरह का सेंसर नहीं है, तो उस तरह का कंटेंट तभी बन पाया। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि आश्रम जो है वो रियलिटी के नजदीक है? अगर पूरी रियलिटी नहीं भी है तो वो रियलिटी के बहुत नजदीक है। क्या आपको देखकर नहीं लगा ऐसा? हाँ बिल्कुल लगा मुझे उसमें लगता है कि ऐसा ही, मतलब मैं पर्सनली जब देखता हूँ तो मैं जो सीरीज जो मैंने मतलब ओवर द इयर्स जो मैंने, क्योंकि वो मैं ये बात मानता हूँ स्पष्ट रूप से कि वो राम रहीम उनकी लाइफ पे आधारित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स मैं जो उनके बारे में पढ़ता था, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानता था, मतलब किस तरह से आप किसी ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी के साथ जो बाबा लोग खेलते हैं, किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, तो उसमें उस चीज को बहुत सहज रूप से दिखाया गया है कि उसको बिलीव होता है उसको देखकर कि हाँ भी ऐसा ही होता होगा। नहीं तो ऐसे लोग अंधे हो गए हैं एक बाबा के पीछे। मतलब एक सच ये भी है कि जितना हम पढ़ते सुनते हैं बाबाओं के बारे में, जितना जानते हैं, सिनेमा या OTT की सीरीज उससे मुश्किल से 1% चीज दिखा पाती है, वो भी 100% नहीं दिखाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम देखते कहते हैं क्या इनके पास एथिक्स नहीं है, सोचिए फिर 100% वो कैसा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कंटेंट में अगर हमारी मानसिकता उसके साथ रिलेट कर जाती है कंटेंट के साथ, तो फिर हम उसको फिर बाद में जो मर्जी दिखाओ शुरुआत में फिट करके किसी चीज के साथ, तो आप उसको फिर बढ़ावा दें। आप अंतिम वक्तव्य कह दीजिए कि इसको समेट दें। दो बातें कहना चाहता हूँ। तो एक तो इस लड़की ने प्रश्न किया है, प्रेरणा ने, उसके प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूंगा, और दूसरा विष्णु ने जो एक बात की, एक में इनको संयोग ऐसा हुआ है जिस समय फिल्म बनी थी शोले, और उसके बाद अमिताभ बच्चन से मुझे 1-1.5 घंटे तक बातचीत करने का अवसर मिला था, और ये जो प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न मैंने अमिताभ बच्चन से किया था, और उसने मुझे उत्तर भी दिया था, और उत्तर भी मुझे तब से याद है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात होगी, मेरा बेटा भी 3 साल का था, अभिषेक तो उस समय 3 साल का ही था। तो मैंने एक बात की, यही बात कही जो आज यहाँ हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, कि जिस तरह का किरदार रचा जाता है, आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने एक छोटा उदाहरण दिया था, उदाहरण मुझे याद है, पहाड़ से भी कोई गिरता है, क्रीज तक खराब नहीं होती। ऐसा धीरोदात्त नायक जो कुछ भी उसको कुछ भी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे कई बार ये लगता है कि बच्चे जब प्रेरणा के लिए किसी नायक की तरफ देखते हैं, और ऐसी चीज जो भूतों न भविष्य की, जैसे हमने कहा, चाहे ऐसा हीरो हो या खलनायक हो, सब होते ही नहीं, वो हमने कल्पना में ऐसे बना रखे हैं। तो उन्होंने एक बात अमिताभ बच्चन ने कही थी, फिर मैं अपना उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा था कि विजय जी, हम आपको स्पष्ट बता दें, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, और जब भी हमने प्रयास किया है, हम असफल ही हुए हैं। जो बिकती है चीज, उसी पर लोग पैसा लगाते हैं। अगर जिस तरह का एंग्री यंग मैन चाहिए लोगों को, तो निश्चित रूप से उनको वही परोसा जाएगा, इसकी चिंता है। लेकिन एक चीज जो मैं खास विष्णु के संदर्भ में कहना चाहूंगा, मुझे ये भी बात मैंने कही थी, उसमें हरवंश राय जी भी थे, वो भी बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आलू प्याज बेचते हैं, व्यापार करते हैं,
तो मुझे लगता है कि कई चीजें, लेखन है, थिएटर है, सिनेमा है, इसमें आपकी कहीं अधिक जिम्मेदारी होती है। ये मात्र व्यापार नहीं हो सकता। आप ये मानते चलेंगे आप कुछ भी दिखाएं, चले, ऐसा नहीं। आपकी एक जिम्मेदारी है कि जो भी आप उसको नाम दें, और वो भी मैं स्वतः प्रेरित होना चाहिए। मैं तो मानकर नहीं इसको कोई तीसरा व्यक्ति तय करेगा अपने आप में। तो मुझे लगता है कि जो एक विशेष जिम्मेदारी इस मीडिया के कारण आपकी है, आप चैनल पे दिखा रहे हैं, भले आप टीआरपी कमाने के लिए दिखा रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो निश्चित रूप से आपको विचार करना होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी बात कह के मैं समाप्त कर दूं अपनी बात, फिर आप कहिए। इस प्रेरणा ने एक प्रश्न उठाया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग उचित है क्या जो है। मैं यहाँ प्रेरणा को भी उत्तर देना चाहूंगा, और आपने बहुत अच्छा उत्तर विष्णु ने दिया भी एक तरह से। हम जिस किरदार पर फिल्म बना रहे हैं वो, या उस किरदार की ही भाषा, वो झोपड़पट्टी में रहता है, वो निश्चित रूप से हमारी जैसी प्रांजल भाषा का प्रयोग नहीं करता होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भाषा पर, हाँ, ब्रेक आप वहां पर लगाते हैं जहां पर निश्चित रूप से आपको लगता है कि हम समाज में इससे अधिक नहीं ज्यादा छूट दे सकते। लेकिन ये तो निर्णय वही निर्माता को ही करना होगा, फिल्म इंडस्ट्री को ही करना होगा कि हमें रेखा कहाँ, लक्ष्मण रेखा कहाँ पर खींचा। ठीक है, धन्यवाद। आपकी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं अभी, जैसे कई सीरीज हैं, सेकेंड गेम्स भी है, उसके बाद भी जो पूरी आई थी स्क्रीन पे, काफी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। तब थोड़ा सा इनिशियली इनका ये भी था कि थोड़ा अभी क्योंकि एक लिमिटेड ऑडियंस है, मिलेनियल्स हैं उनके जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस की शुरुआत में, अब धीरे धीरे उनको भी रियलाइज हो रहा है कि उनका जो ऑडियंस का दायरा है वो बढ़ रहा है, मतलब उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल रही है। तो उसके बाद अपने आप ही कंटेंट में थोड़ा बदलाव हो रहा है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एक जनरल ट्रेंड है कि अब थोड़ा सा सहज कंटेंट दे रहे हैं जिसको आप फैमिली के साथ देख सकें, क्योंकि अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक अगर इसी तरह की भाषा का प्रयोग। अब जैसे सेक्रेड गेम आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, आप सेक्रेड गेम्स, बट बाकी आंटी को नमस्ते कह देना। ओके, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि वो अपनी बड़ी नीचे स्टेज पर है, और जो बढ़ेगी मैच्योरिटी आएगी और उसमें परिपक्वता आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं वही प्रश्न डालूंगी कि आप जैसी फिल्में बनाते हैं विष्णु जी, रवि जी, आप अब जिन चीजों को जो हम आप समर्थन दे रहे हैं, मैं फिर भी इसका एक टेस्टिंग सामने रखना चाहूंगी कि क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे उसी तरह के कैरेक्टर के प्रभाव में, मतलब हमने समाज के लिए तो बना दिया, पैसा कमाने के लिए बना दिया, क्या हम उस तरह का कैरेक्टर अपने भीतर, अपने परिवार के भीतर चाहेंगे? और यदि नहीं एक्सेप्टेबल होंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सिनेमा जो है मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम है, प्रभावशाली माध्यम। केवल हम इसलिए नहीं कह सकते कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करेंगे, हम करें, लेकिन उसके बीच में से कहीं थोड़ा सा जो स्पेस है हम उसके लिए भी रखें कि जिम्मेदारी का सिनेमा, जिम्मेदारी का कैरेक्टर। मैं टीचर हूँ और मैं चीजों को ऐसे देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी एक चिंता रहती है, और मुझे लगता है इस विषय को लेकर के हम एक और पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रख सकते हैं कि सिनेमा आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में इतने विशेषज्ञ लोग उपस्थित रहे और इतनी बढ़िया चर्चा हुई। और जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, जिसे हम स्टडी मटेरियल के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और हमने विष्णु जी से भी चर्चा की थी इस प्रोग्राम से पहले भी कि हम आगे भी कुछ इस तरह से चीजें करना चाहेंगे, और कल जय सिंह जी भी थे, तो इस तरह की कुछ योजनाएं अभी हम प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही होगा हम आपको सूचित करेंगे, और आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और इतने महत्वपूर्ण डायमेंशंस को टच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मुझे लगता है आप लोगों ने अपना जो वक्तव्य दिया है, क्योंकि कल हमने एक बात की थी, रिसर्च जर्नल की बात की थी, तो उस रिसर्च जर्नल पर जो सिनेमा रिसर्च जर्नल आप लोगों ने जो वक्तव्य दिया है वो सब इतने बढ़िया एक रिसर्च आर्टिकल की तरह है।
तो यदि आप लोग लिख दें तो उसे भी हम कंपाइल करके प्रकाशित कर देंगे। तो ये केवल एक मेरी ओर से विनम्र सुझाव है। इसमें सुविधा रहे तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के मैं अपने कॉलेज की ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने कोर्सेज अलुमनाई की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। कल कवि सम्मेलन है, हर संडे को जो होता है, उसमें उसका लिंक मैं भेज दूंगी आप लोग, जो जिसके पास समय हो, रुचि हो, कृपया ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, आभार। थैंक यू, आप सबको थैंक यू।